हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। पहले तो समझिए टॉर्जन क्या है। टॉर्जन है कि जब भी आप किसी सॉलिड मेंबर में या सॉलिड स्टेट मेंबर में ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाते हैं, ठीक है। ट्विस्टिंग मूवमेंट हम कैसे लगा सकते हैं? कपल लगाते, कपल मीन्स फोर्स, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कपल में डायरेक्शन भी सेम हो सकती है, बट यहाँ पर हमें क्या रखना है? इक्वल मैग्नीट्यूड। ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जैसे ये इसको मैंने ट्विस्ट किया ऐसे, है ना, से ट्विस्ट किया क्लॉकवाइज और दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज, तब यहाँ पर जो जनरेट होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टॉर्जन। मतलब ये जो ट्विस्टिंग मूवमेंट यहाँ पर आया उसे हम रिफर करते हैं टॉर्जन से, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है। और ट्विस्टिंग मूवमेंट कैसे आया? देखिए मूवमेंट कैसे आता था, नॉर्मल बीम में भी मूवमेंट कैसे आता था? जब आप फोर्स लगाते थे, है ना, फोर्स लगाने से हमारे पास मूवमेंट आता था। अब यहाँ पर वही फोर्स क्या हो गया है? ट्विस्टिंग फोर्स। जैसे ही आप ट्विस्टिंग फोर्स लगाते हो तो हमारे पास जो मूवमेंट आता है वो क्या है? हमारा टॉर्जन, ठीक है। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट को हम रिफर करते हैं किससे? टॉर्जन से, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास बेंडिंग में कुछ एजम्पशंस थे, वही एजम्पशंस यहां पर भी है, ठीक है। एजम्पशंस फॉर प्योर टॉर्जन, है ना। वहां पर क्या था? प्योर बेंडिंग। यहां पर क्या है? प्योर टॉर्जन। अब प्योर टॉर्जन कैसे होगा? जैसे ही जब आप बेंडिंग कर रहे हो, है ना, तो अगर इसकी रेडियस चेंज हो गई, मतलब ये बेंड तो हो, ये घूम जाए, इसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट आ जाए, बट इसकी रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला एजम्पशन ये मैं हटा देता हूँ, आप शायद ये समझ गए हो। मैं यहाँ पर एजम्पशन भी देता हूँ, नो रेडियस चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्या नहीं होना चाहिए? अब ये जो सरफेस है आपकी, है ना, लेयर से मिलकर बना होगा ये, तो ये लेयर जैसे ही आपने मोड़ा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये दब जाए, है ना। मतलब कि सरफेस ऐसे या फिर ऐसे, मतलब अगर ये प्लेन है, अभी क्या है? ये प्लेन है, ठीक है। अगर ये सरफेस प्लेन है तो आफ्टर टॉर्जन या फिर आफ्टर ट्विस्टिंग भी ये क्या होनी चाहिए? प्लेन होनी चाहिए। प्लेन बिफोर ट्विस्टिंग, रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। आफ्टर ट्विस्टिंग, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा इसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपने मोड़ा इसे और ये अंदर की तरफ दब गया, जैसे ही आपने ट्विस्ट किया ये अंदर की तरफ दब गया, मतलब जो शाफ्ट है आपकी उसकी लेंथ चेंज होगी, तो मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन लेंथ, नो चेंज इन लेंथ, क्लियर है। तो ये आपके वो एजम्पशन मैं नहीं बता रहा हूँ, बेसिक एजम्पशन है कि जो भी आपका मटेरियल है वो होमोजेनस होना चाहिए एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। होमोजेनस मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन सेम होने का मतलब है कि जहाँ से भी आप मटेरियल को कट करो, आप सपोज ये आपका साफ्ट है और आप चाहे यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, कहीं से भी लो, आपकी डेंसिटी सेम है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं होमोजेनस। एंड आइसोट्रोपिक मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ, आइदर तो आप ट्विस्टिंग लगाओ, कैसे भी लगाओ, एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन, मतलब सपोज ये पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, या यहाँ या यहाँ या यहाँ, किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ, आपको प्रॉपर्टी सेम मिले, सेम तरीके से रेजिस्टेंस मिले, है ना। सो होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं। अगर डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी तो हर डायरेक्शन में आपको सेम प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी, है ना। तो मटेरियल विच इज होमोजेनस कैन बी आइसोट्रोपिक, ठीक है। आपको वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, आपको वो समझ में आती है, क्लियर है। सो ये हो गया हमारा बेसिक कि टॉर्जन क्या होता है, ठीक है। प्योर टॉर्जन क्या होता है? प्योर टॉर्जन का मतलब है कि सिर्फ टॉर्जनल इफेक्ट आ रहा हो। फिर से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बस थ्योरेटिकल कंडीशंस हैं जो हम एज्यूम करके प्रूव करते हैं, है ना। मे और नॉट, मतलब आपको
प्रैक्टिकली तो ये कभी अचीव नहीं होगा प्योर टॉर्जन। क्लियर है? ओके। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्जन। थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्जन बिल्कुल सिंपल बिहेव करती है जैसी हमारी थ्योरी ऑफ बेंडिंग बिहेव कर रही थी। जो प्रोसेस उसका था बिल्कुल सेम उसी तरीके से मूव करती है। बस यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट की जगह आ जाता है टॉर्जनल रेजिस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, जो आपकी डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं उसकी जगह आ जाता है आपका शेयर स्ट्रेसेस, है ना। बेंडिंग स्ट्रेसेस की जगह आ जाता है शेयर स्ट्रेसेस। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम। ओके बच्चों, सो अब हमने क्या किया है, हमने एक सॉलिड शाफ्ट लिया है जिसकी रेडियस r है, लेंथ l है, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ट्विस्टिंग मूवमेंट या फिर टॉर्जन अप्लाई की, है ना। तो सपोज ये लेयर थी एक ए बी, तो ये चेंज होके हो जाती है ए सी पे। जैसे ही टॉर्जन है, मतलब आपने ऐसे मोड़ा तो सपोज ये लाइन थी तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, दूसरी लाइन हो गई है, मतलब कुछ एंगल में। और उसी को हम क्या बोलते थे, उसी को हम बोलते थे शेयर स्ट्रेन, है ना। जिसे याद नहीं है, देखो मैं याद दिला देता हूँ फटाफट। वैसे तो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सपोज ऐसे आपने फोर्स लगाया तो क्या होगा, जिधर भी फोर्स ज्यादा होगा उधर मूव कर जाएगा। सपोज इधर फोर्स ज्यादा है तो ये ऐसे मूव कर गया, है ना। ये क्या होगा, फाई। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन। क्या होता था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। वैसे तो ये tan फाई होता था, है ना। एंगल के हिसाब से देखो tan फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, बट यहाँ फाई बहुत स्मॉल है तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल। ये क्या होता था, शेयर स्ट्रेन। तो सिमिलरली जैसे इसकी लाइन चेंज होगी ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और यहाँ से फाई की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी, यहाँ से फाई आपका आ जाएगा बी सी अपॉन एल, यही तो आ जाएगा। और ये क्या है, वैसे तो tan फाई आएगा बट फाई अगेन स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन एल। और ये है शेयर स्ट्रेन। अब जैसे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी स्ट्रेन के, है ना, वैसे ही क्या होती है, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शेयर स्ट्रेन के। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता था। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है ना। तो यहाँ से पुट करिए, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू सी फाई, है ना, एंड दैट इज सी मल्टीप्लाइड बाई बी सी अपॉन एल। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से प्रूफ मूव करता है। ओके, अब देखिए ये क्या है, इस सरफेस की बात हो रही है ना। लाइन आके इस सरफेस से रेडियस से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाने के लिए क्रॉस सेक्शन में ऐसे दिखा दिया है। तो ये आर्क लेंथ कितनी होगी, आर्क लेंथ तो वैसे ही निकलती है। आर्क लेंथ कितनी होगी इसकी, अगर आर्क आपकी बी सी है दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू बी डैश सी डैश, सेम होगी वो, है ना। बिल्कुल वो सिर्फ दिखाने के लिए डॉटेड है, वो है बिल्कुल सरफेस पे, इसी सरफेस पे है और यहीं से लाइन कनेक्टेड है, ठीक है। वो 2D में दिखाने के लिए ऐसे बना दिया है। तो बी सी डैश अपॉन बी डैश सी डैश अपॉन एल, है ना। और वो आर्क लेंथ कितनी होगी, दैट आर्क लेंथ विल बी आर थीटा, है ना। यही तो होती है आर्क लेंथ, जो भी रेडियस है मल्टीप्लाइड बाई जिस जो एंगल में आपको बनना है वही आर्क लेंथ होती है। तो बी डैश सी डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, सी इंटू आर थीटा डिवाइडेड बाई एन, है ना, दैट इज टाउ। ओके, तो टाउ अपॉन ये टाउ अब क्या हो गई, ये आपकी शेयर स्ट्रेस हो गई। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, है ना, इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन, ये आ जाता है आपका शियर स्ट्रेस की वैल्यू। मतलब कि जैसे ही आप शाफ्ट में ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाओगे तो आपका शियर स्ट्रेस आएगा सी आर थीटा अपॉन एल, जहां पर सी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, आर क्या है, आर रेडियस है शाफ्ट की, थीटा क्या है, थीटा एंगल है उसके सेंटर से। सपोज आपने ये लाइन मानी है ना, सपोज नीचे वाली मान लेते हैं, ये लाइन मानी है और अभी ये ऊपर वाली लाइन हो गई है ना, चेंज होके ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से। तो इनके बीच का जो एंगल है, इसका एंगल ऐसे होगा। अच्छा, इसको शाफ्ट को थोड़ा बड़ा करके देखो, अगर आपको इमेजिन नहीं हो रहा, मैं सॉरी आज कोई बड़ा ब्लॉक लाना भूल गया हूँ, इधर है भी नहीं। अगर आप इसे बड़ा करके देखो तो ये लेंथ है और ये आपका सर्कुलर सरफेस है,
तो लेंथ के सेंटर से ये एंगल था, बाद में ये एक्सिस यहाँ पहुंच गई तो इसके सेंटर से ये बन गया, तो ये वाला जो एंगल है दैट इज थीटा। ठीक है, ओके। अब आपको शियर स्ट्रेस आ गया है। अब टॉर्जनल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आएगा, वो जो टॉर्जन जनरेट हो रहा है उसको रजिस्ट भी करना पड़ेगा, है ना। तो आपके पास आएगा टॉर्जनल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो मैं ये सब रद्द कर देता हूँ और अब हम निकालते हैं टॉर्जनल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज टॉर्जनल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सेम। अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब सेम फॉर्मूला। अब वहां पर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, है ना। अब यहाँ पर शियर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सेंटर के, है ना। और कहाँ पर हमारी लेयर है, सरफेस पे। ठीक है, तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस क्या है, वही तो होगा। हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर ही वो पॉइंट है ना। वैसे भी शाफ्ट का जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पर लाई करेगा, है ना। वहां पर भी सेंट्रॉइड से देखा था हमने बेंडिंग में, कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर पे, है ना। तो सेंटर से सरफेस पर देख रहे हैं, और सेंटर से सरफेस तक किसी भी सर्कुलर सेक्शन की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हो जाती है रेडियस। शियर फोर्स क्या होगा, टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना। अब अगर एक लेयर का ले रहे हो तो ये एक लेयर का एरिया हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाता है ये। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय आर। टाउ की वैल्यू आपको पता है क्या है, सी थीटा अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू डेल्टा ए इंटू आर। तो ये हो जाता है डेल्टा ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर सबका लोगे मतलब पूरे सेक्शन का लोगे तो दैट वुड बी सी थीटा अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ डेल्टा ए इंटू आर स्क्वायर। ओके, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बट थोड़ी सी समझने वाली बात है। हमारी एक्सिस कौन कौन सी थी, हमारे पास ये एक्सिस थी और ये एक्सिस थी, यही तो दो एक्सिस है हमारे पास, है ना। लेकिन अब हम ले रहे हैं रेडियल एक्सिस पे, और वो क्या होता है, वो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद करिए जल्दी से, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, है ना। ये हो जाता था आपका ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाता था ए वाई स्क्वायर, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एंड दैट इज ए आर स्क्वायर, है ना। मतलब कि जब आपको जो एक्सिस में पता है उसके परपेंडिकुलर किसी एक्सिस में या पोलर एक्सिस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हो, तो ये रेडियस भी कहाँ पर है, हमारी पोलर एक्सिस पे ही तो है। जो दो एक्सिस हमें पता है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई पी, है ना। और जो हमारा टॉर्जनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं टी से, तो दैट वुड बी टी इज इक्वल टू, सॉरी एम लिख दिया था मैंने यहाँ पर टी से, वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझा रहा था, टी इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल इनटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको रीअरेंज करोगे आप तो ये आ जाएगा टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। ठीक है, अगर आप इन दोनों को फिर से आपस में इक्वेट कर देते हो तो दैट वुड बी टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन। ठीक है, वो बेंडिंग इक्वेशन थी, ये टॉर्जनल इक्वेशन। बहुत सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिगर देखना है आप एक बार देख सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है। जैसे हमने बेंडिंग इक्वेशन में मूव किया था बिल्कुल सेम तरीके से हम टॉर्जनल इक्वेशन में भी मूव करेंगे, राइट। अब वहां पर बेंडिंग इक्वेशन में क्या था, सेक्शन मॉडुलस, है ना। तो टॉर्जनल इक्वेशन में भी कुछ होगा। टॉर्जनल इक्वेशन में होता है हमारा पोलर मॉडुलस। ठीक है, जल्दी से आप पढ़ते हैं हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज पोलर मॉडुलस। ओके, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू सी थीटा, सॉरी टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल, दिस इज इक्वल टू टी अपॉन आई। यही फॉर्मूला है। यहाँ से क्या, यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आएगा, टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर।
ठीक है। तो यहाँ से टी क्या आ जाता है, पहले तो ऐसे समझिए, टाउ देखिए, टाउ इज इक्वल टू यहाँ पर बनता है टी अपॉन आई पी इंटू आर। ओके, अब अगर आपको मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस चाहिए तो आपको कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर आपकी रेडियस मैक्सिमम होगी, और रेडियस मैक्सिमम कहाँ पर होगी, सरफेस पे, है ना। उससे भी ज़्यादा हो जाती है क्या, नहीं, रेडियस सरफेस पे ही होगी ना। तो इसलिए ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, आर मैक्स पे। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, ये तो हमें गिवन होगा, मतलब पता होगा। पता कैसे होगा, एक्सपेरिमेंट से, कि हमारा किसी भी मटेरियल के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होती है, वो हम निकाल के टेबल बना के रखेंगे, है ना, हमारे सारे कोर्स में गिवन होगा। तो टी इज इक्वल टू व्हाट, टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टाउ मैक्स इंटू, ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इंटू आई पी अपॉन आर मैक्स। ठीक है, जैसे वहां पे आई अपॉन वाई था, वैसे यहाँ पर आई अपॉन आर मैक्स है। इसे आप आर भी लिख सकते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा रेडियस नहीं होनी भैया मेरे, है ना। तो ये क्या हो गई, आई अपॉन आर, और इसी को बोलते हैं हम जी पी, यानी पोलर मॉडुलस, पोलर मॉडुलस, और इसकी वैल्यू क्या है, आई पी अपॉन, है ना। अब जल्दी से कुछ सेक्शन के लिए ले लो। पहला सर्कुलर सेक्शन, पहले तो सर्कुलर सेक्शन के लिए आपको आई पी पता होना चाहिए, उसके लिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई पता होना चाहिए, वो दोनों सेम होते हैं। कितना होता है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये निकाल रहे हैं आई पी, है ना। आई वाई वाई भी क्या हो जाएगा, पाई डी की पावर, जो कि सिमेट्रिकल होते हैं ना दोनों एक्सेस पे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 30, ये हो गया पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड आर आपको पता ही है डी बाई 2, है ना। तो जीपी क्या हो जाएगा इसके लिए, पाई डी क्यू बाई 30, सॉरी 60, पाई डी क्यू बाई 60। ठीक है, ओके। चलो अब हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए देख लेते हैं। हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, है ना, मतलब कि कोई एक शाफ्ट है आपकी, वो ऐसे हॉलो है कुछ, है ना। ये आपका डायमीटर डी है, ये डायमीटर डी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है इसका, इसका कितना आया था, पाई डी की पावर 4 बाई 32। इसमें से आपका जो अंदर वाला सर्कुलर सेक्शन है उसका हटा दो, पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 32 माइनस पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। अब मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मैक्सिमम तो यही रेडियस होगी ना, आर मतलब डी बाई 2। तो जी पी क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन 16 डी, है ना, इंटू डी की पावर 4 माइनस डी की पावर, ये आ गया हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए आपका पोलर मॉडुलस। ठीक है, तो हम सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट दो ही के लिए अभी देख रहे हैं। तो ये हमारा सेक्शन मॉडुलस हो गया, टॉर्जन हो गया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, मैंने बहुत कोशिश की थी कनेक्ट करके आपको बिल्डिंग इक्वेशन और टॉर्जन इक्वेशन साथ साथ ही समझाई थे, है ना। तो बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट करते रहिए, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।